हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में अपने को पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का थर्ड टेस्ट करना है। कल वाला टेस्ट रात की 9:30 बजे वाली क्लास में किया था, परसों शाम में 5:30 ही किया था, और अभी भी आप मुझसे इसी समय रूबरू हो रहे हो। तो एक एक करके सारे सवालों को देखते हैं। प्रैक्टिस सेशन अपना चल रहा है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि सूची 1 और सूची 2 आपको दिया हुआ है और उसको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। इधर आपको थिंकर्स के नाम दिख रहे हैं, रूसो है, लॉक है, हीगल है और रॉल्स है। और इधर उनसे रिलेटेड उनकी फेमस थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है? अज्ञानता का पर्दा, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, सामान्य इच्छा शक्ति और शासित की सहमति। तो आपको पता है रूसो किसके लिए फेमस है? उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सामाजिक अनुबंध के लिए और जनरल विल के लिए। तो रूसो के लिए क्या आ जाएगा? सामान्य इच्छा आ जाएगी। रूसो के लिए क्या आ जाएगा? सामान्य इच्छा, यानी कि जनरल विल वाला कंसेप्ट दिया था। लॉक ने शासित की सहमति दी थी, है ना? जो लोग शासित हो रहे हैं, लोग, जॉन लॉक, रूसो, इन दोनों का ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट था और होप्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो लॉक क्या कह रहे थे कि जो लोग शासित होने हैं, मतलब जो जनता जनार्दन है, उनकी सहमति जरूरी है सरकार बनाने में। तो ये वाला सिद्धांत उन्होंने दिया था। जॉन रोल्स ने जो जस्टिस के कंसेप्ट दिया था, उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के आवरण की बात की थी। और हीगल ने पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा की बात की थी। ठीक है, ये सारे थिंकर्स जो हैं वो आप हमने मैच कर लिए। यानी ए का क्या आएगा? 3। ए का क्या आ जाएगा? 3। एक मिनट स्टूडेंट्स। ए का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3। ठीक है। लॉक का क्या आ जाएगा? 4। ठीक। हीगल का क्या आ गया? 2। और रोल्स का क्या आ गया? 1। यानी 3 4 2 1। 3 4 2 1 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 3 4 2 1 देख लेते हैं एक बार हम। 3 4 2 1 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 3 4 2 1, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ किताबें दी हुई है और ये आपको बतानी है कि पहले कौन सी किताब लिखी गई, बाद में कौन सी किताब लिखी गई। तो आपको पता है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये 1925 में लिखी गई है। ठीक है। द इंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी थी 1992 में, जब जो यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई जो है, जो विचारधारा की लड़ाई थी, वो समाप्त हो रही थी। तब उन्होंने लिखा था हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। मतलब ये विचारधाराओं की लड़ाई अगर खत्म हो गई तो इस दुनिया में लड़ाई ही खत्म हो गई। टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट हेरोल्ड जे लास्की की थी। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया ये रॉबर्ट नॉजिक ने दी थी। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक ने दी थी। तो ये जो दी थी ये 1689 के आसपास दे दी थी उन्होंने। ठीक है, 1689 या 1679, आई एम नॉट श्योर। 1689 था, 1789 था। ठीक है। तो सबसे पहले एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया लिखा गया था। उसके बाद टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट लिखी गई थी हेरोल्ड जे लास्की की। किसने लिखी थी ये? लास्की ने लिखी थी। ठीक है, ये किसने लिखी थी? फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी थी। फ्रांसिस फुकुयामा। ये रॉबर्ट नॉजिक की बुक है। रॉबर्ट नॉजिक की बुक है। ठीक, तो इसका आंसर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले नॉजिक की बुक आ जाएगी 89 वाली, यानी कि 4। उसके बाद 3। उसके बाद 4 3 2 1। हाँ, 4 3 1 2 आना चाहिए लास्ट में। तो एक बार देखते हैं इसको। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में द इंड एंड द हिस्ट्री लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की 1992 के अंदर 1974 में लिखी गई है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है। और टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट 1689 में लिखी गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको, टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट 1689 में लिखी गई है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा 1974 में लिखी गई है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी गई है। और ये जो हिस्ट्री वाली है ये 1992 में लिखी गई है। ठीक है। तो आप देख लेंगे कौन सी किताब सबसे पहले है। थर्ड नंबर पहले है, फिर उसके बाद ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, उसके बाद एनार्की वाली है रॉबर्ट नॉजिक की, और फिर फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 1 4 2। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन क्या कहता है कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो राजनीतिक और नैतिक दर्शन में शक्तिशाली,
गहन, सूक्ष्म, व्यापक और व्यवस्थित कार्य करता है। रोल्स ने जो जस्टिस का थ्योरी दिया है वो पॉलिटिकल, मॉरल, हर तरीके की चीजों का व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक वे में उनका यूज बताता है। रीजन क्या कहता है कि राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रोल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है कि राजनीतिक दर्शन को या तो रोल्स के सिद्धांत के अंतर कार्य करना चाहिए, यानी रोल्स ने जैसे काम बताया उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या स्पष्ट करे कि रोल्स को नहीं मान रहा तो क्यों नहीं मान रहा। बातें दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शक्तिशाली, गहन और सूक्ष्म, व्यापक चीजें हैं, बहुत ही बारीकी से रॉबर्ट नॉजिक ने हर चीज बताई हुई है। तो दार्शनिकों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि या तो रोल्स को मानो और नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही रीजन है। ठीक है, तो ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संविधान व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। पॉकेट वीटो अमेरिका के संविधान के अंदर है, अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो उनके पास नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है, और अमेरिका के अंदर आपको पता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से कौन संसदों की जननी कहलाती है। मतलब सबसे पहली संसद, दुनिया की सबसे पहली संसद, मैंने आपको बताया था इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संसद अगर कोई पूछ ले तो ब्रिटेन की है, और वही संसदों की जननी भी कहलाती है, यानी कि ब्रिटिश संसद प्रत्येक संसद की जननी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों के द्वारा किया जाता है। इकाई कह दो, राज्य कह दो, स्टेट कह दो, किस देश में इकाई के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आपको पता है अमेरिका के अंदर जो द्वितीय सदन है, जो सीनेट है उनका, उसके अंदर 100 सीट्स है, और प्रत्येक राज्य से दो दो जन है, 50 स्टेट है, प्रत्येक राज्य से 2 सीटें भरी हुई है, टोटल 100 सीट है, और वो स्टेट के लोग ही उनको चुन रहे हैं। ठीक है, उनका चुनाव कर रहे हैं। तो किस देश की बात हो रही है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है आपको। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स देख रही हूं, और जहां भी गलत मुझे दिखेगा मैं वहीं पे आपको कमेंट करूंगी, क्योंकि प्रीमियर चल रहा है, आप लोग जानते हो। ठीक है, आप सब लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, और जिसका भी गलत दिखेगा या कोई बीच में अड़ंगा बड़ंगा बात करता मिला ना, मैं वहीं पे उसको ब्लॉक कर दूंगी, मैं पहले कह रही हूँ। अब निम्नांकित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है। मतलब बेस्ट पॉलिटी का सार क्या है, सबसे अच्छा शासन किसको मानते हैं। विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जिस भी देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, वो अच्छा होगा। जवाबदेह प्रशासन, आप 1 मिनट में मोदी जी से पूछ लेते हैं कि ये क्यों किया तुमने, नोटबंदी क्यों किया तुमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चलाया, यानी अपना प्रशासन जवाबदेह है जनता को, जनता का नौकर है प्रशासन। तो यही सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पे हर चीज में ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, जवाबदेह प्रशासन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, आर्टिकल 108 याद करो, ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये एब्सेंट हो तो इसकी जगह कौन करेगा, डिप्यूटी स्पीकर। अगर ये भी एब्सेंट हो तो कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहां नहीं आएगा। कौन आएगा इसके बाद, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर। तो या सबसे पहले मौका लोकसभा अध्यक्ष को, फिर डिप्यूटी स्पीकर को, लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर को, वो भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, जिसके कारण उसको यहाँ की अध्यक्षता हम सौंप ही नहीं सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि पंचायती राज की बात हो रही है
के प्रावधान अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता। आपको पता है 3 स्तर पे पंचायतें बनती है। किस लेवल पर? ग्राम लेवल पर बनती है, फिर ब्लॉक लेवल पर बनती है, या जिसको आप ब्लॉक समिति या फिर इंटरमीडिएरी मध्यस्थ लेवल कह देते हो, और फिर जिला स्तर पर बनती है। लेकिन ये ब्लॉक लेवल पर कब नहीं बनेगी? जब किसी जगह की जनसंख्या 20 लाख से कम है। जहां पर भी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है वहीं पर ही ये ब्लॉक लेवल की सरकार बनेगी। तो वो यही पूछ रहा है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ब्लॉक बनाने के लिए? आंसर क्या आ जाएगा? 20 लाख। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ये तो दोनों ने मिलके ही स्वराज पार्टी 1923 में बनाई थी। ठीक है, विठल भाई पटेल भी उसके सदस्य रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल उनसे नहीं जुड़े हुए, इस पार्टी से जुड़े नहीं हुए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर यानी संभ्रांत परंत की पहचान की? आपको पता है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी कैटेगरी में है, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के अंदर है, कि जो लोग यूं तो बैकवर्ड क्लास से हैं अगर कास्ट वाइज देखें, लेकिन या तो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, घर में हालात अच्छे हैं, किसी तरीके का कोई पिछड़ापन नहीं है, तो उनको क्रीमी लेयर में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जो एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ये किसने बताया था? बीपी मंडल आयोग ने बताया था। बीपी मंडल आयोग की स्थापना जनता गवर्नमेंट ने की थी। अब जनता गवर्नमेंट बीच में ही चली गई थी 80 में, 1980 में, 1978 से 80 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। जब तक इसकी रिपोर्ट आती है वो जो सरकार है वो चली गई थी और ये लागू नहीं हो सका था। इसको लागू कहीं जाके 1979 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने किया था। तो आंसर क्या आएगा? बीपी मंडल आयोग ने क्रीमी लेयर की बात करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि किस युद्ध को वॉर टू एंड वॉर कहा गया है? वॉर टू एंड वॉर, एक युद्ध, किसी युद्ध को खत्म करने के लिए। अब आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध चला था वो ऑलरेडी जर्मनी और हिटलर को देखते हुए एक युद्ध ही चल रहा था वहां पे, ज्यूज के अगेंस्ट, बहुत सारे यहूदियों के अगेंस्ट जो कुरीतियां वहां चल रही थी, अत्याचार चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए ये वॉर एक नया छेड़ा गया था 1914 से 1918। इसलिए इसका आंसर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध, जिस वॉर को कहा जाता है वॉर टू एंड वॉर, किसी एक वॉर को खत्म करने के लिए वॉर चल रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध को हम वॉर टू एंड वॉर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13, देख रही हूं मैं आपके आंसर्स को, और कोई भी अगर ऐसे ऊटपटांग करता मिला तो सोच लेना। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नांकित में से कौन है? क्षेत्रीय सदस्यता मतलब एक रीजन लेवल के ही लोग हैं, पूरे दुनिया के नहीं है, रीजनल लेवल के हैं। और सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य सबका कॉमन है। ठीक है, ऐसे संगठन को पहचानना है। यूएनओ पूरी इंडिया के, पूरी दुनिया के लोग हैं। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व हेल्थ संगठन, स्वास्थ्य संगठन, पूरी दुनिया के लोग हैं। नेटो, उद्देश्य सबका एक जैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन सार्क जो है वहां पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लोग हैं और सबका उद्देश्य एक जैसा है, सबका एक दूसरे से कॉपरेशन बढ़ाना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में से किसने नव न्याय संगत युद्ध सिद्धांत नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्राइन प्रतिपादित किया? थॉमस शेलिंग ने, बैरी बोजान ने, आइनस क्लॉड ने, या जॉर्ज बुश ने? जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ये बात कही थी नियो जस्ट फॉर डॉक्ट्रिन, यानी इसने ये सिद्धांत दिया था। ये क्या कहता था कि हर वक्त युद्ध बुरा नहीं होता, कभी कभी अगर आप युद्ध को तरीके से लड़ो तो युद्ध हर वक्त ही बुरा स्टेप हो, बुरा डिसीजन हो, ये सही नहीं है। कभी कभी युद्ध जरूरी होता है कुछ चीजों को सही करने के लिए, तो कभी कभी युद्ध जो है वो न्यायशील होता है, न्याय संगत होता है। तो जॉर्ज बुश ने ये बात कही थी, नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन जॉर्ज बुश ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कहता है आपको यहाँ उद्देश्य और सदस्यता दिया हुआ है और यहाँ संगठन बताए गए हैं, आपको छांटना है कि ये सदस्यता और उद्देश्य किसके हैं और ये संगठन किसका है। ठीक है, वैश्विक सदस्यता और एक समान उद्देश्य संगठन। ठीक, वैश्विक सदस्यता, पूरे विश्व के लोग उसके मेंबर होंगे। सोचो कहाँ है? यूरोपियन यूनियन में पूरे विश्व के लोग नहीं है, एनएटीओ नेटो में पूरे विश्व के लोग नहीं है,
ILO में पूरे विश्व के लोग हैं लेकिन सामान्य उद्देश्य संगठन नहीं है। तो पूरे विश्व के लोग कहाँ मिलेंगे आपको? यूएनओ में मिलेंगे। ए का 1। क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य संगठन आपको कहाँ मिलेगा? क्षेत्रीय सदस्यता और सबका एक जैसा उद्देश्य यूरोपियन यूनियन में मिलेगा। क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन, सीमित कुछ ही उद्देश्यों के लिए मिलते हैं। नेटो, नेटो कुछ ही उद्देश्य के लिए था। क्या उद्देश्य था? रशिया को हराना है, यही उद्देश्य था, सीमित उद्देश्य था इनका। वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन, ये क्या आ जाएगा? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लोग तो पूरी दुनिया से हैं लेकिन सदस्यता तो पूरे विश्व की है लेकिन उद्देश्य इसका लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसको सिर्फ श्रम के लिए, सिर्फ लेबर के लिए आवाज उठानी है। तो आंसर आ जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कहता है रीगा की सुक्ति, सिनाट्रा सिद्धांत, माल्टा सम्मेलन और जेनेवा उपसंधि। अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो आप कर दोगे। सिनाट्रा सिद्धांत किस लिए था? इसने पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्रों की बात की थी। सिनाट्रा की संधि ने ईस्टर्न यूरोप के फ्रेंडली एलियंस की बात की थी। ठीक है, यानी कि ए का 4। ए का 4 आपको कहां दिख रहा है? ए का 4 आपको कहां दिख रहा है? ए का 4 हमको बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। ए का 4 हमको बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है माल्टा, माल्टा सम्मेलन। रीगा की सुक्ति, रीगा की सुक्ति क्यों आई थी? शीत युद्ध के उद्भव के लिए आई थी। ठीक है, शीत युद्ध के उद्भव के लिए। ए का 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3 सिर्फ एक में है। एक मिनट, सिनाट्रा जो है वो पूर्वी यूरोपियन वाला आया था। बी का 4, ए का 3। तो बी का 4 और ए का 3, बी का 4 और ए का 3 कहाँ है? बी का 4 और ए का 3 ए में है ना? ए का 3 रीगा की सुक्ति शीत युद्ध के उद्भव से जुड़ी हुई है। सिनाट्रा सिद्धांत, सिनाट्रा सिद्धांत जो है वो पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। माल्टा सम्मेलन शीत युद्ध के अंत से जुड़ा हुआ है और जेनेवा उपसंधि रासायनिक शस्त्रों को अवैध घोषित करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखोगे, ये सब आपके कोल्ड वॉर से जुड़े हुए। इसका आंसर ए आ जाएगा। अगला सवाल, आपको बताना है क्या चीज कब हुई है। पोखरन पहला विस्फोट भारत ने कब किया? पहला विस्फोट भारत ने 1975 में किया था। ठीक है, डी का 1। इसके बाद गोवा कब स्वतंत्र हुआ है? गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई है? 1984 में हुई है। तो गोवा की स्वतंत्रता ए का 3 ये कट गया। ठीक है, उसके बाद पोखरन विस्फोट या इंदिरा गांधी की सी का 4, सी का 4, दोनों में सी का 4 है। ठीक है, पोखरन विस्फोट डी का 1, डी का 1 इसमें है तो आंसर क्या आ जाएगा? ये। ठीक, समझ गए? एक मिनट, 1974 में हुआ है हमारा पहला विस्फोट। गोवा की स्वतंत्रता 1961, आंतरिक आरोपण 1975 में हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी जो लगी थी भारत के अंदर, नेशनल इमरजेंसी कह दो उसको, 1975 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में और ये 74 में। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए गोवा की स्वतंत्रता ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1, ए का 3, बी का 1, आंसर विल बी बी। सी का 4, मैंने आपको डेट्स बता दी हैं, इधर बोर्ड पे खड़े होके ना ये साफ साफ दिखाई नहीं देता है। गोवा की स्वतंत्रता 1961, ए का 3। ठीक है, आंतरिक आरोपण 1, इंदिरा गांधी की मृत्यु 4 और ये 2, 3142, 3142, आंसर विल बी बी। ठीक है, आंसर विल बी बी, बी 3142। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ट्रूमैन सिद्धांत, निक्सन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत या मुनरो सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत, आयरनहावर सिद्धांत, कहां गया? ट्रूमैन सिद्धांत, निक्सन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत या मुनरो सिद्धांत। देखो, सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आया था, ये तो बहुत ही पहले आ चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आया है। उसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में आया है, यूएसए और यूएसएसआर से संबंधित है। उसके बाद आइजनहावर सिद्धांत 1957 में आया है। निक्सन वाला 1969 में आया है। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले 4,
सबसे पहले 4, देन 1, देन 3, देन 2, 4 1 3 2। आंसर क्या आ जाएगा? 4 1 3 2। सब कोल्ड वॉर से जुड़े हुए हैं ये सारे सिद्धांत, और ये सारे सिद्धांत मैंने वीडियो में भी करवाए हुए हैं, और जहां पे एनसीईआरटी एक्सप्लेन मैंने की है वहां पे भी करवाए हुए हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से भी जुड़े हुए हैं और ये कोल्ड वॉर से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको ये बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से कर लेने हैं। अब एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है, यस। हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, दोनों बिल्कुल सही है, पर दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दोनों सही है पर संबंध दोनों में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही रीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, यूएनओ का मकसद क्या है? सामूहिक सुरक्षा देना। राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है, राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है। अधिकार तो है राज्यों को युद्ध करने का, लेकिन बेवजह युद्ध करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है, यस, युद्ध करने का अधिकार है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। अधिकार है, आप लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक वजह होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा बी। गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा था? 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। ठीक है, अगला सवाल कहता है सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार को हम लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं, और वो सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। शक्तियों का पृथक्करण, के हर किसी का अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी पावर है, शक्तियों के पृथक्करण से सीमित सरकार जुड़ी हुई है। अगले सवाल पे चले तो क्या कहता है? ये कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर, अब ये कौन सी शक्ति होती है जो ना तो यूनियन लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में, तीनों ही लिस्ट में नहीं है? तो जो बच गई वो क्या कहलाती है? रेजिडुअरी पावर। राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों या इकाइयों के पास होती है। कौन से देश में रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास होती है? अपने इंडिया में तो वो सेंटर के पास होती है, पर कौन से देश में वो स्टेट के पास होती है? यूएसए और स्विट्जरलैंड में रेजिडुअरी पावर जो है वो स्टेट के पास होती है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, यानी कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, ये भी है। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को जो वो जिस पे भी आश्रित हैं, यानी उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये भी है। ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना, ये आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ग्राम पंचायत डीपीएसपी का हिस्सा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की बात करें अगर, तो ये क्या कहता है कि गैर कानूनी तौर पर बिना बेवजह आपको हवालात में बंद कर दिया गया है और आपकी रिहाई के लिए कोर्ट में याचिका जारी की जा रही है, तो कोर्ट किस पावर का यूज करेगा, किस रिट का यूज करेगा? आपको बंद कर दिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जरूरत है ना, हैबियस कॉर्पस की जरूरत है, तो आंसर क्या आ जाएगा? हैबियस कॉर्पस। पांचों रिट जो है बहुत डिटेल में मैंने करवाई थी, आंसर क्या आ जाएगा? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? भारत को सॉफ्ट स्टेट किसने बताया? यानी भारत हिंसा का यूज कम करता है और संस्कृति, कल्चर, इन सब चीजों का यूज ज्यादा करता है, तो भारत को सॉफ्ट स्टेट किसने बताया? मृदु राज्य किसने बताया? गुन्नार मृडाल ने। ये वही व्यक्ति है जिसने एशियन ड्रामा नाम की बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्त समिति, व्यय विभाग या संघीय वित्त मंत्रालय। तो आपको पता है कैग की रिपोर्ट की जांच जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, यानी सार्वजनिक लोक लेखा समिति करती है। कैग ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी जांच करती है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों का सही क्रम बताइए।
तो सबसे पहले कौन आए थे इनमें से? सबसे पहले आए हैं इनमें से मोरारजी देसाई, सबसे पहले आए हैं मोरारजी देसाई 1978 में। फिर राजीव गांधी आए हैं 1985 में। ठीक है, तो 3 4 कहाँ दिख रहा है? ए में। फिर उसके बाद आए हैं वीपी सिंह और फिर उसके बाद आए हैं चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर जी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 4 1 2। अगर आपको इनमें से एक दो का भी आइडिया होता है ना, तो ये सारे जो होते हैं ना मैच करने वाले या काल के अनुसार लगाने वाले, ये सही हो जाएंगे। रोनाल्ड रीगन ने शैतान साम्राज्य किसको कहा है? रोनाल्ड रीगन के अनुसार शैतान साम्राज्य कौन था? ईरान का साम्राज्य शैतान साम्राज्य था। धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है, तो ये इसके लिए शैतान साम्राज्य था। ठीक है, अगला सवाल है, लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत क्या है? जो आपका लीग ऑफ नेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनता है लीग ऑफ नेशन, उसका मौलिक सिद्धांत क्या था? सामूहिक रक्षा करना, सबकी सामूहिक रक्षा करना ही उसका मौलिक सिद्धांत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है स्टूडेंट्स, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए, मतलब आपने पड़ोसी राज्य को अपने में नहीं मिलाया लेकिन उन्हें अपने अधिकार और अपने वश में रख रहे हो, जैसे चाइना पाकिस्तान को रखता है, तो उसको किस तरीके का राज्य कहेंगे? चाइना को कैसा राज्य कहेंगे? चाइना को कहेंगे अधिकार राज्य। चाइना को कहेंगे अधिकार राज्य। ब्रिटेन अपने लिए अधिकार राज्य था और हम ब्रिटेन की डोमिनियन थी, हम उनसे डर रहे थे, हम उनके अंडर थे। ठीक है, वो अधिकार राज्य थे और हम उनकी डोमिनियन थे, तो ऐसे राज्य को अधिकार राज्य कहा जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रिजनर्स डायलेमा जो था, इससे क्या होता है? मैंने आपको पहले भी समझाया प्रिजनर्स डायलेमा क्या था। एक जन कहता है कि मेरे, उसको सामने वाले को लग रहा है, दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक व्यक्ति को लग रहा है कि सामने वाले के पास बहुत हथियार हैं, मुझे भी उससे ज्यादा हथियार करने हैं। फिर सामने वाले को लग रहा है कि इसके पास ज्यादा हथियार है, मैं ज्यादा हथियार कर लूं। तो इससे क्या हो जाता है? इससे शस्त्रों की कंपटीशन बढ़ जाता है, यानी शस्त्रों का प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, हथियारों की दौड़ लगने लग जाती है कि किसके पास कितने हथियार हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? ओम्बड्समैन कौन होता है? जो आपकी शिकायतें सुनता है। ये शब्द हमने 1908 में स्वीडन से लिया था। ठीक है, स्वीडन में सबसे पहले ओम्बड्समैन आता है, यानी लोकायुक्त आता है, ऐसा कह सकते हो। और जो ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग 1 ने इसकी सिफारिश की थी। अगला सवाल क्या कहता है? आपको सही उत्तर चुनना है कि इनमें से कौन क्लासिकल यथार्थवादी है, कौन संरचनात्मक यथार्थवादी है, कौन नव क्लासिकलवादी है, कौन विवेकपूर्ण वादी है। तो आपको पता है क्लासिकल वाला कौन है? ये मार्गेनथाउ है। ठीक है, क्लासिकल यथार्थवादी कौन है? मार्गेनथाउ है। ए का 3 देख लीजिए, केवल एक में ही दिख रहा है, बाकी आंसर आपको मिल जाएंगे। संरचनात्मक यथार्थवाद 2, यानी कि बी का 2, सी का 4 स्वेलर, और विवेकपूर्ण विकल्प जो है वो क्रेसनर, डी का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो ये क्या कहता है? ये कुछ संधियां दी हुई है और आपको काल के क्रम के अनुसार बताना है। कुछ संधियां हैं और आपको क्रमानुसार इन संधियों के बारे में बताना है। पहले संधि कौन सी हुई? एम्स्टरडेम संधि, मैस्ट्रिच संधि, ये यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए थी। नाइस संधि या संवैधानिक संधि, तो इसको देख लेते हैं हम कि कार्यकाल क्या है। मैस्ट्रिच संधि 1952 में, एम्स्टरडेम संधि 1997 में, नाइस संधि 2001 में और संवैधानिक संधि फिर उसके बाद। तो अब आपको ये एक होमवर्क दे रही हूं मैं, इस वीडियो में जितनी भी संधियां हुई है उन सब संधि का पर्पस क्या है वो आपको पता करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी संधियों के मतलब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद पता करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप और बातें भी पढ़ोगे। तो जितनी भी संधि इस वीडियो में आ रही है, इनका मकसद क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैस्ट्रिच, देन एम्स्टरडेम, देन नाइस। सबसे पहले मैस्ट्रिच यानी कि बी सबसे पहले, सेकंड वाला, ठीक है, फिर एम्स्टरडेम, ये आ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि आधुनिक राज्य व्यवस्था के उद्विकास में निम्नांकित घटनाओं को, ये जितनी भी घटनाएं हुई है उनको काल के अनुसार लगानी है। ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये तो सबसे पहले हुई थी 1648, तो 3 जिसमें दिख रहा आंसर तो वही है।
ये तो बहुत पहले हो गई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648, राज्य नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुई, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट हुई, फिर उसके बाद वियना, फिर आपको पेरिस पीस ट्रीटी मिलता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 सबसे पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। डेट्स भी मैंने आपको इसकी बता दी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू मैंने उठाए हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर विश्व राजनीति में यथापूर्ण स्थिति को फलीभूत करता है। शक्ति संतुलन क्यों आया है, ताकि जैसी आपकी परिस्थिति है वो बनी रहे, स्टेटस क्यू बना रहे, ठीक है। रीजन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्य अभिनेता करता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो दोनों ही बात सही है, पर दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही रीजन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। प्रजातांत्रिक लोकतंत्र जहां पे हर व्यक्ति की सुनी जा रही है, लोकतंत्र अनेकता में एकता को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है, अनेकता में एकता है, तो प्रजातंत्र इसी को ही दिखाता है। रीजन, सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्याचरण में अड़चन डालता है। कल्चरल प्लूरलिज्म, जहां पे यूं कहते हैं कि एक कल्चर की नहीं सभी कल्चर का आदर करो, वो अड़चन है क्या प्रजातंत्र में, ये तो गलत बात है, ये तो प्रजातंत्र को और बढ़ा रहा है। तो ये वाला तो गलत है, ये सही है, यानी ए तो सही है, आर गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही आर गलत, यानी क्या आ जाएगा, ए सही आर गलत, ये क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ए सही आर गलत। अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं मैं। यूएसए में जो राष्ट्रपति हैं उनके क्रम को लगाए, पहले कौन सा राष्ट्रपति आया, मैं मदद कर देती हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले रूजवेल्ट आए थे, अब बाकी को आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में देखूंगी कौन सही आंसर कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगी, और जितनी भी संधियां इसमें आई है वो मैंने जानबूझ को आपके नहीं बताई, ताकि आप लोग खुद सर्च करो। नेक्स्ट वीडियो में उन सब संधियों के पर्पस भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।